नहीं रही, तब्दीलियां क्यों निकाला मुझे, तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे दो तीन मौज़ूआत के हवाले से। एक तो मुल्क भर इस वक्त सैलाब की जिस सूरत हाल की लपेट में है पिछले 3 महीनों के साथ, और सैलाबी पानी आहिस्ता आहिस्ता उतरने का जो सिलसिला जारी है। कुछ इलाकों में बारिशें दोबारा शुरू हो गई हैं, मानसून का एक मज़ीद स्पेल शुरू हो गया है, जिसकी वजह से फिर से खदशात और ख़तरात बढ़ गए थे कि खुदा न खास्ता एक बार फिर सैलाबी कैफियत बढ़ ना जाए। लेकिन फ़िलहाल बहुत मिनिमल है, लेकिन सैलाब का पानी उतरने का सिलसिला जो है उसका आगाज़ हो चुका है। अब इसके साथ साथ जो रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन का वर्क है, जो काम है रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन का, वो बहुत क्रिटिकल इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गया है। पाकिस्तान के अंदर से इमदाद तो मिल रही है, पाकिस्तान के बाहर से भी इमदाद आ रही है, उतनी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता उसमें भी काफ़ी बेहतरी आई है। लेकिन मसला अब ये है कि जब सैलाब का पानी मुकम्मल उतर जाएगा, उसके बाद जो पाकिस्तान को एक बहुत बड़े ग़िज़ाई बहरान का सामना होगा। सैलाब ज़दगान को रिहैबिलिटेट करना है, उनके दोबारा से आबादकारी करनी है, उनको बीमारियों से बचाव करना है। तो ये सब चीज़ों के लिए कि पाकिस्तान की मईशत इसके लिए तैयार है, और इस वक्त जो मईशत की हालत नज़र आती है, तो ये सब चीज़ें बहुत नामुमकिन तो नहीं, लेकिन बहुत मुश्किल, बहुत कठिन लगती हैं ये सब चीज़ें। डॉलर की कदर आप देख लें, हर रोज़ाना की बुनियाद पे डॉलर की प्राइस मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। बावजूद इसके कि हुकूमत की तरफ से बताया गया था कि IMF का प्लान मिलने के बाद डॉलर की कदर में कमी आएगी और रुपया मुस्तहकम होना शुरू हो जाएगा, लेकिन रुपया अभी तक मुस्तहकम नहीं हो रहा। मार्केट पे इसके मनफी असरात पड़ रहे हैं। एक सैलाब जैसा नेचुरल डिज़ास्टर, एक बहुत बड़ी नेशनल कैलामिटी, उसका सामना है, मार्केट वैसे ही बड़े प्रेशर में है। सो ये सब चीज़ों को लेके महंगाई की सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन और बदतरीन महंगाई की सूरत हाल है। आधा मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है। जो सैलाब में नहीं डूबे, जो सैलाब से अल्लाह के करम से बचे हुए हैं, उनके लिए महंगाई का अजाब, मईशत की सूरत हाल, रोज़गार के मसाइल। तो इस वक्त जो ओवरऑल पाकिस्तान की इकनॉमिक सिचुएशन है, वो कोई बहुत ज़्यादा खुश आइन नहीं है, और इसको ब्लीक कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। यही वजह है कि इमरान खान, पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने हुकूमत पे बहुत शदीद प्रेशर डालना शुरू कर दिया है मईशत के हवाले से। इमरान खान बार बार कह रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे कह रहे हैं, आज भी उन्होंने कहा कि मुल्क डिफ़ॉल्ट के अभी भी करीब है, और अगर ये कहा जाए कि मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने का खदशा बाकी नहीं रहा तो ये गलत होगा। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन वो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, महंगाई को क्वेश्चन कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट की सूरत हाल के ख़तरे को क्वेश्चन कर रहे हैं, हुकूमत के IMF प्लान को क्वेश्चन कर रहे हैं। इकोनॉमिस्ट्स भी सामने आना शुरू हो गए हैं। ये बड़ी एक खौफनाक और बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। लेकिन इसके दौरान आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सामने आए और उन्होंने ना सिर्फ हुकूमत के मसाइल पर बात की, बल्कि ये भी बताने की कोशिश की आवाम को कि इन मसाइल से निपटा कैसे जाएगा। वज़ीर आज़म ने इस बात को एडमिट किया कि मुल्क की मौशी सूरत हाल बहुत ख़राब है, और उन्होंने उसकी जस्टिफिकेशन ये पेश की कि IMF के पास जब हम गए तो IMF ने हमें नाक से लकीरें जो है ना वो कटवाई, यानी कि IMF ने बहुत कड़ी सूरत हाल हमारे सामने रखी है। और वज़ीर आज़म ने कहा कि इदराक है हुकूमत को अवाम के मुआशी हालात का, लेकिन इसमें से मिलजुल कर ही बाहर निकलेंगे। अब ये मिलजुल कर कैसे बाहर निकलेंगे, किस तरह, ये बहुत कठिन सिचुएशन है। गवर्नमेंट के पास प्लान क्या है अवाम को रिलीफ देने का? पेट्रोल महंगा कर दिया जाता है हर 15-20 दिन के बाद, एक हफ्ते के अंदर 2-2 दफ़ा बिजली की कीमत में इजाफा होता है। तो मिलजुल कर कैसे निकला जाएगा जब अवाम पर ही सारा बर्डन पड़ रहा है? इस पर बात करेंगे प्रोग्राम में। प्लस पंजाब में तब्दीली की खबरें मज़ीद रोज़ाना हर गुजरते दिन के साथ ज़ोर पकड़ती जा रही हैं। आज परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि जो नंबर तो हमारे पास हैं, सो ये किस तरह पंजाब में तब्दीली लेके आ सकते हैं। लेकिन नून लीग बहुत पुरुम्मीद है। पीपल्स पार्टी पंजाब में खामोश है, लेकिन नून लीग बहुत पुरुम्मीद है। कल भी स्टेटमेंट्स आए, आज भी स्टेटमेंट्स आए कि जी नंबर गेम हमारे पास मुकम्मल हो चुकी है, एतमाद का वोट आया जाए या जिस तरह से भी। तो पंजाब में सूरत हाल क्या बनने जा रही है? तो ये चंद एक इशूज़ हैं, और फिर इमरान खान का एहतजाज का कॉल भी है, उनका इलेक्शन का बढ़ता हुआ मुतालबा। ये वो सारे मामलात हैं जिन पर आज आइंदा का सियासी मंजरनामा क्या बनने जा रहा है, जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के
फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा, पंजाब की बड़ी ज़बरदस्त तर्जुमान हैं असमा बुखारी साहब, वो ज्वाइन कर रही हैं। थोड़ी ही देर में हमारे साथ पीपल्स पार्टी से भी मौजूद होंगे सेनेटर आजिज़ धामरा साहब, और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार इरशाद आरिफ साहब। असमा साहिबा, पहले ज़रा पंजाब की सूरत हाल पर नज़र दौड़ा दी जाए। परवेज़ इलाही भी कहते हैं, वज़ीर आला पंजाब, वो कह रहे हैं कि नंबर गेम तो हमारे पास है, नंबर गेम है तो ही हम हुकूमत बना के बैठे हुए हैं। तो आप लोगों के पास क्या फॉर्मूला है? किस तरह से आप लोग इंतहाई पुरुमीद पुरयकीन हैं कि पंजाब की गवर्नमेंट आप लोग बना लेंगे, गिरा लेंगे, पंजाब जल्द आपके पास आने वाला है? बहुत शुक्रिया गरीदा। देखिए, पहले तो मेरी गुजारिश ये है कि मेरी पार्टी की तरफ से ऐसी कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट हमने नहीं की। इमरान खान साहब हैं जिन्होंने हमेशा की तरह जो है वो रौला डालना शुरू कर दिया है, और ये उनका कोई खौफ है, उनकी कोई मतलब टेंशन है उनको। वो XY पता नहीं कौन है जिनको वो ढूंढते फिरते रहते हैं हर वक्त हर गली मोहल्ले में जाके। तो हमने तो ऐसी कोई अभी अनाउंसमेंट नहीं की है फॉर्मली, लेकिन नहीं अज़मा साहिबा, राना मशहूद ने कल बयान दिया, उन्होंने कहा कि जल्द पंजाब की हुकूमत हम गिराने वाले हैं और जल्द पंजाब हमारे पास आ जाएगा। आज अताउल्ला तारड़ वो मौजूद थे, उन्होंने भी कहा कि जी अदम एतमाद का वोट अगर लिया जाएगा तो परवेज़ इलाही के नंबर्स कम हो जाएंगे। तो ये आपकी तरफ से फॉर्मल अनाउंसमेंट तो आ गई है पंजाब के बारे में? नहीं, देखिए, मैं जो बात पूरी करना चाह रही थी वो ये है कि हम ऑपोजिशन के पास हमेशा अदम एतमाद पेश करने का ऑप्शन मौजूद होता है, लेकिन वो किस टाइम होगी, उसके लिए मुनासिब टाइम क्या होगा, दायरे ये लीडरशिप डिसाइड करती है। सो इसलिए मैं समझती हूँ कि हमें अभी मतलब प्रॉब्लम इनके अपने रैंक्स और फाइल्स में है। क्यू लीग जो है वो पहले तितर बितर थी, वो खुद इनके MPAs और इनके लोग जो है वो कहते पाए गए कि जी हम जब किसी मीटिंग के लिए किसी जगह के लिए क्यू लीग के MPAs को बुलाते हैं वो अवेलेबल नहीं होते। हम परवेज इलाही साहब से कह रहे हैं अपने MPA लेके आए, तो वो कहते हैं मेरे बस में नहीं है। तो कल बहरहाल परवेज इलाही साहब ने सुना है कि कोई जो है वो बंदे लाकर तस्वीरें खिंचवाई हैं, और मेरी तो इत्तलात के मुताबिक उनसे कुरान पे हलफ भी लिया गया है उन क्यू लीग के MPA से। सो अभी आपको ये भी याद होगा कि चौधरी शुजात साहब के हवाले से जो उनके लेटर की कानूनी हैसियत है वो भी अभी इन क्वेश्चन है। अभी हमदर्द शहबाज शरीफ साहब की ने जो रिव्यू जो है वो इस अदालती वज़ीर आला के बारे में सुप्रीम कोर्ट में डाला हुआ है, उसकी भी अभी जो है तारीख नहीं निकली है। तो बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, जिसके बाद परवेज इलाही की हुकूमत को जाना तो है, बट कब जाना है और उसमें कितने दिन लगेंगे ये मैं अभी जो है अच्छा, यानी कि ये आप एक तरह से एक और फॉर्मल अनाउंसमेंट कर रही हैं कम से कम कि जी परवेज इलाही की हुकूमत को जाना तो है, यानी कि आप लोग पूरी यकीन है कि जी का जाना ठहर गया है, लेकिन कैसे जाएगा, कब जाएगा, बस ये मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन इससे आपके लिए, आपके नाजरीन के लिए। देखिए, अदालती वज़ीर आला साहब जब बनाए गए तो आप जानती हैं कि हमने बाइकआउट किया था, हमने गुजारिश की थी कि जी आप जो है वो फुल बेंच तश्कील दे दें, वो नहीं हो सका। अब ये इन क्वेश्चन है कि अगर पार्लियामेंट्री पार्टी जो है उसके जो उसको इख्तियार दिया जाता है, तो फिर जो MPAs जो 25 MPAs को जिन्होंने जुर्म किया नहीं है, यानी जिनका वोट गिना नहीं गया लेकिन उनको सजा मिल गई, उनके हल्के में इलेक्शन भी हो गए, वो डिसीट हो गए। और दूसरी तरफ चौधरी शुजात साहब जो है वो लेटर लिखते हैं अपने MPAs को। इमरान खान का लेटर जो है वो बहुत सुपीरियर है, लेकिन चौधरी शुजात का लेटर जो है वो डस्टबिन में डाल दिया जाए। तो ये कानूनी भी कुछ मामलात हैं जिसको यकीनन तय होना बाकी है फॉर वंस फॉर ऑल, कि ये जो है पार्लियामेंट्री पार्टी का रोल क्या होगा, पार्टी के सरबराह का रोल क्या है। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 2 प्रोपोजिशंस मौजूद हैं। इमरान खान के लेटर को जो है वो एक्सेप्ट करके 25 MPAs का वोट जो है वो उनका वोट काउंट ना करके उनको सजा दे दी गई। अगर वोट काउंट नहीं हुआ तो सजा किस चीज की मिली थी, बहरहाल वो भी हुआ। और दूसरी तरफ चौधरी शुजात साहब जो है अगर वो अपनी पार्टी को डायरेक्शन देते हैं तो उनके लेटर को किस तरह से जो है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। तो ये बातें भी अभी जाहिर है इसका भी फैसला होना है। और इनकी जो पार्टी के अंदर अनरेस्ट है, इन्होंने ये भी मैं आपको बता दूं 75 के करीब लोग जो हैं उनको PTI ने वजीर बनाने का वादा किया था जब ये अदम एतमाद और ये सब कुछ हो रहा था। अब वो लोग जो है वो भी पीछे पीछे भाग रहे हैं कि जी आपने हमें वजारत देने का वादा किया था। सो उनके भी बड़े आपस में मसाइल चल रहे हैं। तो हम तो अभी पॉपकॉर्न खा रहे हैं, अभी हमारे पॉपकॉर्न का टाइम है।
एक्शन का टाइम कब आएगा ये पार्टी डिसाइड करके बताएगी। अच्छा, अभी तो हम पॉपकॉर्न खा रहे हैं, एक्शन का टाइम कब आएगा और वो पॉपकॉर्न ज़ाहिर है किस आग पे आप लोग पका कर खा रहे हैं। ये आग, शादारी साहब आप पंजाब में बैठे हैं, ये बताएं कि ये कौन सी किस किस्म की जो है ये पॉपकॉर्न पंजाब में पकाए जा रहे हैं? आग धीमी आंच पे पकाए जा रहे हैं, तेज़ आंच पे पकाए जा रहे हैं? कोशिश क्या हो रही है पंजाब में कि आपको लगता है परवरीज़ इलाही की हुकूमत गिर पाएगी? इरशाद आरिफ साहब। देखें, हुकूमत बनाना गिराना ये एक जमहूरी अमल का हिस्सा होता है और हमारे यहाँ आपको मालूम है कि हुकूमतें बनती भी सिर्फ अक्सरियत की बुनियाद पर नहीं है और चलती भी अक्सरियत की बुनियाद पर नहीं है और गिरती भी अक्सरियत ख़त्म होने की बुनियाद पर नहीं है। कई और अवामिल होते हैं जिसकी वजह से हुकूमतें बन भी जाती हैं, बिगड़ भी जाती हैं और चल भी जाती हैं। तो ये कोई अनोखी चीज़ तो नहीं होगी पाकिस्तान में फिर एक दफ़ा ऐसा हो जाए। लेकिन जो मेरे लिए तशवीश की बात है वो ये है कि आधा पंजाब डूबा हुआ है सैलाब में और तबाही है बहुत बड़ी और पूरे पाकिस्तान में है, चारों सूबों में ये कुछ है। उस वक्त हमारे सियासतदानों की तरजीहात क्या हैं? हमारे सियासतदानों की तरजीहात ये हैं कि अवाम जाएं भाड़ में, हमें तो खेल खेलना है हुकूमत बनाने का, गिराने का, मफादात समेटने का और इसके अलावा हमें कोई काम आता भी नहीं है। ये मेरा नहीं ख्याल कि मुनासिब वक्त है कि अब हुकूमतों के बनाओ बिगाड़ की बातें की जाएं, बल्कि कोशिश ये होनी चाहिए कि सारी तवज्जो हुकूमत की भी और अपोजिशन की भी, मरकज़ की अपोजिशन है या सूबे की अपोजिशन है, वो उन हिरमान नसीब बदकिस्मत लोगों पर तवज्जो दें जिनके मकान गिर गए, जिनके बाज़ के प्यारे बिछड़ गए, मवेशी ख़त्म हो गए, खेत खलिहान जो हैं वो बर्बाद हो गए। वो अच्छे मुअज़्ज़ज़ लोग जो हैं वो सड़कों पर बैठे हुए हैं जहाँ ना बिजली है, ना साफ पानी है, ना खाने का मुनासिब इंतज़ाम है। उन पर कोई तवज्जो दी जाए और जब ये मामलात समिट जाएँ, बेहतर हो जाएँ, संभाल लिए जाएँ, उसके बाद ये काम तो ये बात आपकी इरशाद आरिफ साहब, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। इसका जवाब अज़मा साहिबा से भी लेंगे कि फोकस क्या है इस वक्त, आवाम की खिदमत करना या सियासत बाजी करना या हुकूमतें बनाना, हुकूमतें गिराना? ये अज़मा साहिबा से बाद में सवाल करते हैं। लेकिन इरशाद साहब, जो बात आप कह रहे हैं कि इस वक्त सब कुछ छोड़ के सैलाब ज़दगान के लिए ही फोकस रखना चाहिए तमाम हुकूमतों को, तमाम सियासतदानों को, तो मुझे यकीन है कि इमरान खान साहब के लिए भी ये बात दुरुस्त होगी क्योंकि वो भी इस वक्त इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। कल उन्होंने कहा कि जी मैं अगले साल तक इंतजार नहीं कर सकता इलेक्शन का, अभी तो 3-4 महीने रह गए हैं, इनमें सैलाब के साथ निपटना है, सैलाब ज़दगान की बहाली के साथ काम करना है या इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए? फिर इस पे इरशाद साहब आपका क्या कमेंट होगा? नहीं, मैंने तो पहले ही कहा कि अपोजिशन खा वो मरकज की हो या सूबे की हो, मैं सबके बारे में ये बात कर रहा हूँ, किसी एक जमात के लिए या एक फर्द के लिए कोई मेरा ये कमेंट नहीं है कि हमारे सियासतदानों की तरजीहात क्या हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। और ये हमारे मसाइल की जड़ भी यही है कि हमारे यहाँ आम आदमी, आम शहरी, वो एक सिर्फ वोटर है, वो एक पुर्जा है जिसको इस्तेमाल बवक्त ज़रूरत हमारे सियासतदानों ने इस्तेमाल करना है। अदरवाइज़ उनकी कोई वक़्त वैल्यू, ना उनकी जान और माल की कोई वक़्त वैल्यू है, ना उनकी तकलीफ़ की कोई और सुख की कोई वक़्त वैल्यू है। वरना इस लेकिन इरशाद साहब, कल इमरान खान साहब ने धमकी भी दे दी, कल उन्होंने वार्निंग भी दे दी। उन्होंने कहा जी अगर आपने इसी महीने के अंदर इलेक्शन अनाउंस ना किए तो फिर मैं अपनी कॉल दे दूंगा एहतजाज की और इसी महीने दे दूंगा। फिर इसको किस तरह देखते हैं? तो वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि अगर दोनों फरीक जो है वो तवज्जो दे रहे होते सैलाब ज़दगान पर और उनकी तवज्जो का मरकज सैलाब ज़दगान होते तो दोनों सियासत एक दूसरे से ना खेल रहे होते, एक दूसरे के खिलाफ मुकदमात ना बना रहे होते, एक दूसरे को धमकियां ना दे रहे होते, एक दूसरे की हुकूमत गिराने की बातें ना हो रही होती, नए इलेक्शन की बातें नहीं हो रही। क्योंकि इस वक्त अगर मिसाल के तौर पर इलेक्शन का ऐलान हो भी जाए, 3 माह के अरसे में कई इलाके ऐसे होंगे जहाँ लोग बेघर होंगे और वो वोट नहीं दे पाएंगे। ये सबको इस बात का इल्म है। लेकिन मैंने तो बुनियादी बात कर दी है कि हमारे यहाँ हुक्मरान हो या अपोजिशन हो, उनकी तरजीहात में अवाम कहीं बाद में आते हैं। सबसे पहले उनके अपने मफादात हैं, अपनी सियासत है, अपना खेल है और उसका खमियाजा ये बदकिस्मत मुल्क भुगत रहा है। ठीक है।
ठीक है इरशाद साहब, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आके ये चंद सवालात अज़मा साहिबा के सामने रखेंगे कि जब वो मुस्लिम लीग नून जब इमरान खान पे तनकीद करती है कि वो इस वक्त सैलाब पे सियासत कर रहे हैं, तो फिर पंजाब हुकूमत गिराने की कोशिश करना, इसकी बातें करना, क्या ये सैलाब के दौरान सियासत नहीं है? अज़मा साहिबा से इसका सवाल करेंगे और ब्रेक के बाद होपफुली पीपल्स पार्टी के भी नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में मौजूद हैं आज अज़मा बुखारी साहिबा, इरशाद आरिफ साहब और अभी ज्वाइन कर चुके हैं हमें पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा सेनेटर हैं निसार खोड़ो साहब। अज़मा साहिबा आपके पास सवाल लेके आऊँगी। इरशाद साहब बात तो दुरुस्त कर रहे हैं कि आप लोग इमरान खान पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि सैलाब के दौरान वो सियासत कर रहे हैं, लेकिन आप जब सैलाब के दौरान आपका फोकस पंजाब की हुकूमत गिराने पर होगा तो फिर ये सैलाब पर सियासत तो फिर मुस्लिम लीग नून भी कर रही है ना अज़मा साहिबा? जी नहीं अलीदा, मैं आपसे और बड़े पसंद एहतराम इरशाद आरिफ साहब से एग्री इसलिए नहीं करती कि आप, मैंने अभी भी गुजारिश की आपसे कि हम तो इनकी अपने लड़ाई झगड़े देख रहे हैं और हमने कोई फॉर्मल अभी तक कोई एक होता है कि कुछ तैयारी करना तो कोशिश करना, हमने अभी तक वो नहीं की है और उसकी बेन वजह सैलाब ही है। आप ये देखिए कि मतलब इमरान खान साहब सैलाब के दिनों में जलसे कर रहे हैं और वो पूरी फुल फ्लेज सियासत कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनका पूरा फोकस इस वक्त सैलाब के ऊपर है। वो रोज आपको सैलाब के किसी ना किसी इलाके में नजर आते हैं, वो रोज जाकर कोई रिहेबिलिटेशन का काम कर रहे हैं, वो लोग रोज जाकर मुतासरीन से जो है वो मिल रहे हैं, उनके मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा फोकस बिल्कुल पूरी तौर से जो है वो सैलाब ज़दगान के हवाले से ही है और वही होना चाहिए। ये इमरान खान साहब जो है उनको उन्हीं की उसके ऊपर एक छड़ी से हमें ना हाँका जाए बराए मेहरबानी। इमरान खान साहब जो है वो जलसे फरमा रहे हैं, वो फुल फ्लेज सियासत कर रहे हैं, वो उनका पूरा फोकस जो है वो भी इलेक्शन पे है। इधर इलेक्शन कमीशन जो है वो सैलाब की वजह से वो बाई इलेक्शन नहीं करा पा रहा, लेकिन वो बज़िद है कि जी मुझे इलेक्शन चाहिए। पाकिस्तान की इकोनॉमी की सूरत हाल इतनी बुरी है कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमने जो है वो खाना कितना है और बचाना कैसे है और आम आदमी ने जीना कैसे है। लेकिन इमरान खान साहब जो है उनको अरबों रुपया लगा के इलेक्शन चाहिए। तो ये इसलिए फर्क है दोनों की स्ट्रेटेजीज में और इस फर्क को मेरी गुजारिश होगी कि बराए मेहरबानी जरूर समझकर उसको जो है वो एक्नॉलेज किया जाए, क्योंकि हमने अभी सियासत ही तो नहीं कर रहे, ना हम मईशत पे सियासत कर रहे हैं, ना हम सैलाब पे सियासत कर रहे हैं और सियासत ही तो नहीं कर रहे, जिसका वजह यह है कि आज जो है वो हमें अवामी तौर पर यकीनन मसाइल का भी हम शिकार हैं। मईशत अच्छी नहीं है, आम आदमी मुश्किलात का शिकार है, लेकिन तमाम बुरे फैसले जो हैं, तमाम तकलीफ दे फैसले जो हैं वो हमें इस मुल्क के लिए, मुल्क को बचाने के लिए, इनको पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने का बहुत अरसे से शौक है। ये तो अभी भी बिज़नेस है, ये तो अभी भी इनकी दुआ है कि अल्लाह करे पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए, लेकिन अल्लाह का करम है, उसकी ज़ात का एहसान है और शहबाज साहब की हुकूमत की मेहनत है कि हमने मुश्किल फैसले कर लिए, लेकिन हमने पाकिस्तान को श्रीलंका बनने नहीं दिया और पाकिस्तान को कतई तौर पर किसी भी डिफॉल्ट का कोई खतरा मौजूद नहीं है। इमरान खान आपकी बात से एग्री नहीं करते, इमरान खान आपकी बात से एग्री नहीं करते। उन्होंने आज भी कहा, कल भी कहा था, उनकी पूरी टीम, साबिक वजीर खजाना वो भी आज कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान डिफॉल्ट के नजदीक है अभी तक और जो मईशत की जो फिगर्स है वो सबके सामने है। मैं ये सवाल लेके सेंटर निसार खोड़ साहब जी, मैं एक मिनट गनीदा इस पॉइंट को पूरा कर दूं। आप IMF की रिपोर्ट पढ़िए, मुझे छोड़िए मैं क्या कह रही हूँ। इमरान खान साहब और उनकी टीम को तो खैर झूठ बकने की आदत है। आप IMF की रिपोर्ट पढ़िए, वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को मसाइल का शिकार होना पड़ा बिकॉज इन्होंने ब्रीच किया, इन्होंने मुआहदा तोड़ा। मुआहदा तोड़ने के बाद जो एक उनका डिस्ट्रस्ट था वो पाकिस्तान की, और ये मुआहदा हुकूमत पाकिस्तान के साथ था, इमरान खान के साथ नहीं थे जिस पर वो अपनी मर्जी से जो मर्जी यूटर्न ले रहे थे। तो इसलिए IMF की रिपोर्ट कह रही है कि ये जिम्मेदार है पाकिस्तान की जिन हालात में, और IMF की रिपोर्ट ने ये भी कहा है कि पाकिस्तान को कतई तौर पर किसी डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं है। लेकिन फिर इमरान खान आज वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट लेके आ गए हैं ना अज़मा साहिबा, इमरान खान आज वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट लेके आ गए हैं। वो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को कोट करके कह रहे हैं कि इस हुकूमत से मईशत नहीं संभाली जा रही और फिगर्स तो सबके सामने हैं। CPI इंडेक्स जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जो कि CPI 27 पे पहुंच चुका है, SPI 48% पे पहुंच चुका है। तो ये तो बहुत खौफनाक सूरत हाल है ना इस वक्त मईशत की, महंगाई की। लेकिन नहीं दुरुस्त है, इसको फर्क तो समझिए ना।
फर्क यह है कि हमने आम आदमी को तकलीफ में जरूर डाल दिया लेकिन पाकिस्तान को बचा लिया। आप ये समझने की कोशिश करिए, इसीलिए पाकिस्तान डिफॉल्ट में नहीं जा सकता। आम आदमी से ही पाकिस्तान बनता है ना, और पाकिस्तान में सिर्फ सड़कें तो नहीं है ना, पाकिस्तान में सिर्फ बिल्डिंग्स तो नहीं है ना, पुल तो नहीं है ना, आम आदमी से ही पाकिस्तान बनता है। अच्छा निसार खोड़े साहब से यही सवाल मैं करना चाहूंगी। निसार खोड़े साहब, एक तरफ सैलाब का बहुत बड़ी आफत है, बहुत बड़ा अजाब है, इससे निमटना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन, साथ में जो मईशत की इस वक्त सूरत हाल है बहुत परेशान कुन, बहुत खौफनाक, बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, तो किस तरह निमटेगी आपकी हुकूमत? आपके पास प्लान क्या है? इमरान खान कह रहे हैं कि इस सूरत हाल से आप नहीं निकल सकते, आप इलेक्शन में जाएं, फौरन जाएं, इसी साल में जाएं। निसार खोड़े साहब, मैं एक आदमी है जो पाकिस्तान के बारिशों को भी रोक सकता है, तबाही को भी रोक सकता है, रिहेबिलिटेट भी कर सकता है, और ये टेलीफोन करने वाला इमरान खान है जो 5-5 अरब रुपए 2 घंटे में इकट्ठे कर लेता है। तो निकाले ना अपने 5 अरब रुपए, निकाले अपने लोगों को, दे दिखाते के लोगों के पास जा रहा है और उनको कुछ से कुछ दे रहा है। 5 अरब रुपए कह के कहता है और झूठ बोलता है, फेक अकाउंट से चलाता है। सर आप लोगों ने भी तो दावा किया कि 1 घंटे में 1 खरब जमा कर लिए हैं बिलावल भुट्टो साहब ने। तो ठीक है, बात सुने, मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ, मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ। सर आप लोग 1 खरब जमा कर लें तो ठीक है, वो अगर 5 अरब जमा कर लें तो आप नहीं मानते हैं। प्लीज गरीदा, प्लीज प्लीज, मैं कह रहा हूँ ना, इस तूफान को, इन बारिशों को, इन तबाही को, इन रिहेबिलिटेशन को सिर्फ एक आदमी मुंह दे सकता है, वो है खान, इमरान खान। तो सर करवा दें इलेक्शन, फिर करवा दें इलेक्शन, फिर आने दें इमरान खान। बोलो करके दिखाए ना, बोलो करके दिखाए। आप देखें खामखा ऐसी बातें करते हैं। इमरान खान अपोजिशन में वो यही कहेगा जो कहता है। सर इमरान खान की बात को अगर आप एक साइड पे रख भी दें, इस वक्त मईशत की हालत देख लें, सर डॉलर की प्राइस देख लें, आप सर डॉलर की प्राइस देख लें, फसलें तबाह बर्बाद हो गई हैं, इंडस्ट्रीज नहीं चल रही, सर लोड शेडिंग हो रही है, इंडस्ट्री बैठ गई है। सर ये इमरान खान के टाइम में भी होती थी, ये इमरान खान के टाइम में भी होती थी, ये महंगाई उसके टाइम पे भी होती थी। 3.5 साल उसने झक मारी, कुछ नहीं किया। सर इस वक्त माजरत के साथ इस वक्त तारीख की, पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन महंगाई है सर। मैं खुल के बोल रहा हूं कि उसने झक मारी और पाकिस्तान को बर्बाद किया। खोड़े साहब आपका जवाब मुकम्मल हो गया? हाँ जी हो गया। मैं एक फिर आपसे सवाल करूंगी कि ये महंगाई इमरान खान के दौर में नहीं थी, इस वक्त आपकी पीपल्स पार्टी की हुकूमत में जो महंगाई है ये पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे है। और सर आप लोगों ने भी 5 महीने आप लोगों को पूरे हो गए हैं, 6 महीने दैट मीन्स हाफ अ ईयर, ऑलमोस्ट आधा साल आप लोगों को गवर्नमेंट में होने जा रहा है। सर महंगाई से, मईशत से क्या रिलीफ दे रहे हैं आप लोगों को, आवाम को? सर इमरान खान पे सब कुछ ना डाले ना, गवर्नमेंट इस वक्त आपकी है। मुझसे बात करिए ना जी, मुझसे बात करिए ना जी, मुझसे बात करिए तो फिर मैं इमरान खान पे ही डालूंगा। मुझे 5 महीने हुए, उसको 3.5 साल हुए थे, 3.5 साल और 5 सर आप लोग ठीक करने आए थे ना, सर गुजारिश है आप लोग ठीक करने आए थे ना। मुआवजना आराम से बात करें तो मैं भी आराम से बात करूंगा। देखिए मुआवजना 3.5 पौने 4 साल का उसने देखा, उसने झकमारी, उसने कुछ नहीं किया, लोग निकल आए बाहर सड़कों पे, इसको हटा दिया। हटाने के बाद महंगाई हुई होगी, लेकिन वही IMF जो पहले कुछ नहीं कर रही थी उसने किया, उससे भीख मांगी, उसने दी, और उसमें टाइम लगेगा। ऊपर से बारिशें आ गई, और मैं इसलिए कहता हूं कि बारिशें जब आ गई, अल्लाह मियां से उसका डायरेक्ट ताल्लुक है ना, उसके साथ वो फोन पे बात करते रहते, उनको बोलो बारिशें बंद कराए, उनको बोलो सैलाब बंद कराए, उनको बोलो फट से पानी उड़ जाए और जमीनें सूख जाए और लोग अपनी काश्तकारी शुरू करें। क्या बातें कर रही हैं आप? क्या हो गया? इमरान खान ने तो यही बोलना है जो बोलता है, अपोजिशन है तो हुकूमत पे तनकीद ही करेगा। ठीक है सर, वो सिर्फ तनकीद नहीं कर रहे, वो आगे एक रास्ता भी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं आप इलेक्शन की तरफ चले जाएं, चीजें तभी ठीक हो सकेंगी। क्या होगा इलेक्शन से? क्या होगा बताइए, कोई प्लान? क्या प्लान है इसका? इलेक्शन से क्या होगा? सर अभी हो रहे हैं ना जिमनी इलेक्शन, सर बल्दियाती होने वाले हैं सर, आपके सिंध में बल्दियाती होने वाले हैं 23 को, जिमनी होने वाले हैं 16 को, तो अगर ये छोटे लेवल के इलेक्शन हो सकते हैं तो फिर बड़े लेवल के भी हो सकते हैं ना सर। मैं एक जवाब देने दे मुझे, प्लीज, मुझे खुदा का वास्ता जवाब देने दे। मैं कह रहा हूं इमरान
अच्छा, निसार खोड़ साहब की लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, दोबारा कनेक्ट कर लीजिएगा। इरशाद आरिफ साहब, आपने गुफ्तगू सुन ली खोड़ो साहब की भी, असमा बुखारी साहिबा की भी। क्या जो इस वक्त सैलाब की आफत है, बारिशें हैं, डेफिनेटली बहुत बड़ा एक नेचुरल और नेशनल डिजास्टर और कैलामिटी है, क्या इसको बुनियाद बना के अवाम पर मजीद बोझ डालना, अवाम को मजीद बोझ बर्दाश्त करने के लिए तैयार करना, ये जस्टिफाइड है कि जी इस वक्त मईशत की सूरत हाल बहुत ख़राब है, लेकिन इमरान खान एक तो जिम्मेदार है, फिर बारिशें आ गई तो अभी कुछ अरसा सब्र कर जाए मजीद। इरशाद आरिफ साहब, देखिए बिल्कुल कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, बड़ी सख्त ज्यादती है अवाम के साथ। ये जो हमारे मौजूदा हुक्मरान बार बार हमें बावर कराने की कोशिश करते हैं कि हमने बड़े सख्त फैसले किए। भाई आपने ये सख्त फैसले जो हैं अवाम के लिए किए हैं, अवाम को ज़ेरे बार लाने के लिए किए हैं, अवाम का बोझ बढ़ाया है। इन सख्त फैसलों का आप पर क्या असर पड़ा है? सिर्फ ये कि हमारे जो सियासी नुकसान हुआ है, भाई वो तो आपको हुक्मरानी की वजह से सियासी नुकसान उठाना पड़ा है। सख्त फैसले ये होते कि मौजूदा हुक्मरान अशराफिया जो है वो ये ऐलान करती कि हम में से जिसके बैरून मुल्क असासे हैं, बैरून मुल्क बैंक अकाउंट्स हैं, बैरून मुल्क कारोबार हैं, वो सब का सब हम पाकिस्तान में ला रहे हैं। पाकिस्तान में आके कौमी ख़जाने में ना जमा कराएं, खैरात ना करें, बल्कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, ताकि पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर है और जो बैरूनी इन्वेस्टर है उसका एतमाद बहाल हो इस मुल्क पर, जिसको खौफ है कि ये मुल्क जो है अनगवर्नेबल हो रहा है। आपका फ़र्ज़ ये बनता था कि मौजूदा जो हुक्मरान एलीट है उसमें से कोई भूखा मरने वाला नहीं है कि एक साल के लिए कम अज़ कम अपनी मराहत मुंजमद करने का ऐलान करते कि हम एक साल तक कोई मराहत नहीं लेंगे, थोड़े पैसों में गुजारा करेंगे, अपनी आमदनी में गुजारा करेंगे, अपनी कमाई में गुजारा करेंगे, रियासत पाकिस्तान पर हम बोझ नहीं बनेंगे। ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। हमारे जो कम अज़ कम ये हो सकता था कि जनाब वाला हमारे यहाँ जो ये सेंट्रली एयर कंडीशन दफ्तर हैं और ये बहुत सारी गाड़ियाँ हैं और ये है और वो है फलाना, इस पर कोई कदगन लगाई जाती। इंपोर्ट पर आपने कदगन लगा दी, लेकिन अपने अखराजात पर कोई कदगन किसी किस्म की आपने नहीं लगाई है। इंपोर्ट की कदगन लगने की वजह से आपका कारोबार का बट्ठा बैठ गया है, लेकिन अगर यही कदगन आप ब्यूरोक्रेसी पर और काबीना पर और दूसरे ओहदेदार जो सरकारी हैं उन पर लगाते तो एक लोगों को मैसेज मिलता है कि जी हमारे हुक्मरान जो हैं सीरियस हैं, वो खुद भी मुश्किल बर्दाश्त करना चाहते हैं और हमें भी मुश्किलात बर्दाश्त करने की जो है वो अपील कर रहे हैं। कल मेरे प्रोग्राम में थे कामरान मुर्तज़ा साहब, मैंने उनसे कहा कि जी आप ये कहते थे कि वो नालायक हुकूमत है, तो अब आपके अपनी हुकूमत के बारे में क्या ख्याल है? ज़ाहिर है आपको पता है कि वो हुक्मरान जमात के सेनेटर हैं। उन्होंने कहा जी हम नालायक भी हैं, नाअहल भी हैं। अब अवाम हमसे मुतालबा करते हैं कि वो पत्ते खा रहे हैं इस वक्त, तो हमारे वज़ीर आज़म को, हमारी काबीना के अरकान को भी पत्ते खाने चाहिए, फिर ही लोगों को एतमाद होगा कि जनाब वाला हाँ हुक्मरान हमारे साथ। लेकिन हमने देखा ये है इरशाद साहब, हमने देखा ये है कि कल काबीना में 8 स्पेशल असिस्टेंट्स मजीद ऐड करवा दिए गए। नए भर्ती 70 तक काबीना पहुंचा दी है। काबीना की आप तादाद ही आधी कर देते कि हाँ जी सख्त फैसले हो रहे हैं। सख्त फैसले जो है वो तो आवाम भुगत रही है, मैं और आप भुगत रहे हैं। क्या इनको तो बिजली भी मुफ्त मिलती है, इनको तो पेट्रोल भी मुफ्त मिलता है, इनकी तो तमाम चीजें जो है फ्री में है, इनके घरों के किराए तक जो है गवर्नमेंट बर्दाश्त करती है। तो इनके लिए क्या कौन से सख्त फैसले हैं? सख्त फैसले वो होते हैं जो हुक्मरान अपने लिए करते हैं और उसके बाद फिर अवाम जो है वो उसकी कुव्वत बर्दाश्त बढ़ जाती है। लेकिन ये सारे फैसले अवाम के लिए और अवाम अज़ाब में मुब्तला हो गए। राइट, इरशाद साहब एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ। अज़मा साहिबा इन सारे सवालात का, इन सारे एतराज़ात का जवाब आपसे लेंगे और सेंटर निसार खोड़ो साहब से एक छोटी सी ब्रेक के बाद स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आज मौजूद है सेंटर निसार खोड़ो साहब, असमा बुखारी साहिबा और इरशाद आरिफ साहब। असमा साहिबा जो बातें की हैं, जो सवालात किए हैं, जो एतराज़ात उठाए हैं इरशाद आरिफ साहब ने, उनका जवाब दीजिएगा, प्लस इसी में ऐड कर लीजिएगा आपके 4 महीने की हुकूमत, सिर्फ 4 महीने में आप लोगों ने 6000 अरब का कर्जा पाकिस्तानी अवाम पे मज़ीद बढ़ा दिया है। कैसे? इसमें डॉलर का रेट जो कि आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा। तो ये सूरत हाल है इकॉनमी की। कब तक हम यही सुनते रहेंगे कि जी मुश्किल फ़ैसले लिए हैं, अवाम की बेहतरी बस आने ही वाली है? देखिए रीदा, जब तक हालात बेहतर नहीं होते आपको यही सुनना पड़ेगा। और जादू का चिराग अगर कोई काश होता
कि वो रगड़ लिया जाता तो वो आज वो इमरान खान साहब जो 3.5 साल की हुकूमत के बाद और IMF के मुआहदे में होने के बावजूद, उनसे वादे करने के बाद जो है वो यूटर्न लेके पाकिस्तान की रियासत को और पाकिस्तान की आवाम को जो है वो उस पर खुदकुश हमला करके अगर आज मासूम बन गए हैं, तो वो फिर अब उनकी मासूमियत पे जो है वो सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है। देखिए, मैं कतई तौर पर कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ना मैं जो है वो कोई इस किस्म का कोई सुहाना ख्वाब या वो जो है वो करना चाहती हूँ। यकीनन हालात अच्छे नहीं है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, लेकिन हम पे उतना ब्लेम डालें जितना हमने किया है, उसका ब्लेम आप हम पे डालें, बिल्कुल हम लेने के लिए तैयार हैं। मुझे ये बताइए, चलिए अज़मा साहिबा, सपोजिडली जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके ब्लेम ठीक है आप पे नहीं डालते, इंडस्ट्रीज वगैरह के, लेकिन लोड शेडिंग की सूरत हाल देख लें। आप खुद लाहौर में बैठी हैं, लाहौर में इस वक्त 10 से 12 घंटे कम अज़ कम ये लोड शेडिंग हो रही है। पूरे मुल्क में इस वक्त 16 से 18 घंटे, 5 महीनों में आप लोग लोड शेडिंग बेहतर नहीं कर सके, इसका जिम्मेदार कौन है? महंगाई की सूरत हाल, महंगाई तो इमरान खान ये वाली नहीं छोड़ के गए थे ना। जी, अब मुझे अगर आप बात पूरी करने की इजाजत दे दें तो शायद मैं अपना कोई पॉइंट समझा सकूं। पहले तो मुझे नहीं मालूम कि आप लाहौर में हैं या इस्लामाबाद में, और लाहौर में ये 10 घंटे की 8 घंटे की लोड शेडिंग पता नहीं आपने कैसे कह दी। 2 घंटे की लोड शेडिंग लाहौर में हो रही है, और मैं आपको टाइमिंग भी बता सकती हूँ। 1 सवा 2 बजे होती है दोपहर को, 1 सवा 5 बजे होती है शाम को, और उसके बाद कोई लोड शेडिंग जो है वो लाहौर में नहीं हो रही। इसके बाद और लोड शेडिंग की जहां तक बात है, देखिए अगर इन्होंने मेंटेनेंस नहीं की, जब हम आए थे गरीदा बीबी जब हम आए तो 24 पावर प्लांट्स जो हैं वो बंद पड़े थे क्योंकि मेंटेनेंस नहीं हुई थी। और आपको याद होना चाहिए कि मार्च में जब अदम एतमाद पेश हुई तो इमरान खान साहब ने पेट्रोलियम प्राइसेस पे सब्सिडी जो वो नहीं दे सकते थे IMF के प्रोग्राम के तहत, वो उन्होंने अनाउंस कर दी, और उसके तहत जो है वो उन्होंने जो पेट्रोल था उसकी कीमत के अंदर जो 10 रुपए कमी की, वो पाकिस्तान की आवाम को फिर 1000 रुपए ज्यादा जो है वो मल्टीप्लाई करके उसको देनी पड़ी। सो वो जिन्होंने मेंटेन नहीं किए, जिन्होंने पावर प्लांट्स को तबाह कर दिया, जिन्होंने जो है वो नहीं मंगवाया टाइमली, जिन्होंने LNG नहीं मंगवाई, जिन्होंने पेट्रोल नहीं मंगवाया, उनका सवाल आप मुझसे तो ना करें ना। लेकिन उसके बावजूद अज़मा साहिबा 5 महीने में 15 दिन की कंसाइनमेंट्स आती हैं पेट्रोल की, 15 दिन की फ्यूल की कंसाइनमेंट्स आती हैं। सो 5 महीने आप लोगों को हो गए हैं, सो ये एक्सक्यूज नहीं बनती। वैसे नहीं, मैंने तो एक्सक्यूज दिया ही, आप मेरी बात समझ नहीं सकी शायद। मैंने कहा कि इन्होंने नहीं मंगवाए थे, मैंने ये नहीं कहा कि हम नहीं मंगवा रहे। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। मैंने कहा कि इन्होंने नहीं मंगवाए थे, हम तो मंगवा रहे हैं। इन्होंने जब बिल्कुल फ्लैट प्राइसेस थी LNG की, इन्होंने LNG नहीं ली, $30 के ऊपर भी हमें उस वक्त LNG को देने को तैयार नहीं हुआ जब LNG की प्राइसेस बढ़नी शुरू हुई। हम तो मंगवा रहे हैं बीबी, हमें तो जो प्राइस इंटरनेशनल मिल रही है, प्लस उसके अंदर जो जाहिर है डॉलर के हवाले से मुझे बहुत इकोनॉमिक्स का इल्म नहीं है, लेकिन जो थोड़ी बहुत मैंने पढ़ी और जो मैंने रिसर्च करके देखा, उसमें कुछ इम्पोर्टर्स के हवाले से जो बिल्स हैं, जो LCs पहले पड़ी हुई थी खुलने के लिए, जब जाहिर है ये IMF का प्रोग्राम नहीं हो रहा था, LCs जो है वो नहीं खुल रही थी, उसकी वजह से एक और फिर ये है कि जो UAE ने, मैं एग्जांपल देती हूँ, UAE ने एक लगा दी है कंडीशन के जो भी UAE जाएगा वो कम से कम अपने साथ जो है वो 5000 दिरहम वो लेके जाएगा, बच्चा होगा तो 3000 दिरहम लेके जाएगा। सो ये कुछ फॉरेक्स जो डीलर्स हैं वो कह रहे हैं कि इस तमाम वजूहात की बिना पर डॉलर पे एक बोझ आया है, लेकिन वो बोझ उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करे वो हम उसको जल्दी करने में, मैंने अपनी जिम्मेदारी जहां है मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैं भाग नहीं रही अपनी जिम्मेदारी से, और ना मैं इमरान खान की तरह पिछली हुकूमत पर डाल के फारिग होना चाह रही हूँ। जो काम, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो मुझे आपको बताने पड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि जो खाने की महंगाई के हवाले से आपने बात की, आप दुरुस्त कह रही हैं कि जब पेट्रोलियम प्राइसेस जो है, आपको हाँ ये भी बता दूं, जब इमरान खान साहब मार्च में, जब अप्रैल में उनके खिलाफ अदम एतमाद वो पास हुई और वो गए, उस वक्त जो पेट्रोल की प्राइस थी इंटरनेशनली वो $94 पर बैरल पे थी, जो उस वक्त हाई समझे जा रही थी। उसके बाद जब हमें हुकूमत मिली, तो आप जरा चेक कर लीजिएगा, ऑन रिकॉर्ड मैं आपको कह रही हूँ कि जब हमें प्राइस मिली वो $124 पर बैरल पे मिली, और उसके बाद जो है उसको ये जाहिर है हमें उसके अंदर, और फिर ये है कि IMF का चूंकि ये प्रेशर था, IMF के प्रेशर के ऊपर हमें पेट्रोलियम प्राइसेस में जो बनती थी प्राइस, देखिए जब हमारे पास पैसे नहीं है, हम कह रहे हैं हमें कर्जा दे दो, लेकिन वो कर्जा लेकर जो है वो आप हमारी यकीनन हर हुकूमत की ख्वाहिश होती है, हमारी भी है कि हम सब्सिडी दे सकें, लेकिन जो कर्जा दे रहा है वो नहीं देने देता, तो फिर जाहिर है। और इसका सवाल फिर आप मुझसे पूछेंगी तो आप पूछ लीजिए, लेकिन इमरान खान से ये जो पाकिस्तान के साथ उसने ज्यादती की कि IMF का प्रोग्राम जो उसने डिफाई किया, उसकी किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, उसका नुकसान पाकिस्तान की हुकूमत को हुआ, उसका नुकसान पाकिस्तान की आवाम को हुआ।
वो 10-10 रुपए का रिलीफ जो उन्होंने दिया, उस 10-10 रुपए का रिलीफ पाकिस्तान की कौम को 100 रुपए में जो है वो चुकाना पड़ा। तो इसका जवाब तो फिर आपको उनसे लेना पड़ेगा। जो मेरी चीजें यकीनन उनका जवाब मैं जरूर दूंगी। ठीक है, आपने बड़े जबरदस्त तरीके से और बड़ा डिफाइन करके आपने डिस्क्राइब करके, लेकिन वंस अगेन मैं फिर आपसे इख्तलाफ करूंगी बड़े एहतराम के साथ कि चीज़ें इस तरह की कम अज़ कम नहीं हैं जिस तरह की गवर्नमेंट आवाम को तसल्ली देने की कोशिश कर रही है। बट हैविंग सेड दैट, उम्मीद पूरी है इस हुकूमत से कि डिलीवर कर जाए, जो भी हुकूमत डिलीवर कर जाए। इमरान खान की हुकूमत थी तभी हम यही उम्मीद करते थे कि ताकि आवाम को कुछ ना कुछ सुकून, कुछ ना कुछ रिलीफ उनको मिल जाए। निसार खोड़ो साहब, एक तो बल्दियाती इलेक्शन आपके सिंध में 23 अक्टूबर को होने जा रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन शायद 16 की तारीख आ चुकी है। बिलावल भुट्टो ने बड़ी खफगी का, बड़ी नाराज़गी का इजहार किया था जब ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए थे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि इमरान खान भाग गए हैं। अब ज़िमनी इलेक्शन तो हो रहे हैं और इमरान खान बार बार पुश कर रहे हैं कि आप जनरल इलेक्शंस की तरफ चले जाएं, वरना वो इसी महीने कॉल दे देंगे एहतजाज की। और वो कह रहे हैं कि मैं अवाम का समुंदर निकालूंगा और ये मेरी लास्ट कॉल होगी। निसार खोड़ो साहब, मैं किसी को कॉल देने से मैं क्यों रोकूं? एहतजाज की कॉल कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दे सकती है और अगर इतने सारे पॉपुलर हैं और उसको इतनी जल्दी इलेक्शन चाहिए कि कल इलेक्शन हो जाए, तो फिर इतनी देर क्यों कर रहा है कॉल देने में? सितंबर का महीना देके फायदा क्या है? मैं समझता हूँ आप ये बात बहुत फजूल बहस चल रही है। वो जो भाई साहब थे जो बोल रहे थे, कह रहे तो आपकी गवर्नमेंट उनको जेआईटीओ के चक्कर लगवा रही है ना, वो जेआईटीओ में आप लोगों ने उनको फंसा रखा है, वहां से निकालने दें तो वो आपको एहतजाज की कॉल देके दिखाएंगे ना। देखें, आप मुझे अगर बात करने देना नहीं चाहती तो फिर मुझे बुलाया मत करे ना। मैं थोड़ी सी जवाब दीजिए कर लूं, उसके बाद आप जो बोले सो बोले। मैं कह रहा था वो जो भाई साहब बोल रहे थे ना कि हमारी ये हुकूमत यूं कर रही है, यूं कर रही, यूं कर रही है, काश जब ये इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था उसको कहते हेलीकॉप्टर पे चढ़ना छोड़ दो, प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहना छोड़ दो, अपनी बनी डाला को प्राइम मिनिस्टर हाउस डिक्लेयर करना छोड़ दो। ये सारी जब अगर उस वक्त ये बात करते तो फिर ठीक है, आज भी ये बात कर सकते थे। जब वो खुद अपनी बातों से मुकर गए, जब वो खुद अपने उसी रवश पे चलते रहे, जब उनके अपने अखराजात इसी तरह से चलते रहे, तो फिर किस मुंह से वो बोलते हैं आज की हुकूमत के ऊपर? इस बात को छोड़ें, ये बात सारी फजूल है। मैं सीरियस बात करता हूँ। इमरान खान को मुझे लगता है कि जमहूरियत से कोई दिलचस्पी नहीं है, न तो वो इलेक्शन को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती के साथ कनेक्ट न करते। इलेक्शन अलग चीज है, वो इलेक्शन कमीशन कराती है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं कराता। जब नहीं कराता तो इसका मतलब क्या है कि वो डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करता। डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करता तो फिर मुझे ऐसा लीडर भी नहीं चाहिए। खोड़ा साहब, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। इरशाद आरिफ साहब कुछ एक कमेंट करना चाह रहे हैं आपकी बात पे। जी इरशाद साहब, क्विकली जरा प्लीज। मैं सिर्फ खोड़ो साहब से ये कहना चाह रहा था कि ये बातें हम इमरान खान के दौर में भी करते रहे हैं, शायद खोड़ो साहब को इल्म नहीं है। दूसरा, इस वक्त जो सैलाब की सूरत हाल है और जो मईशत की सूरत हाल है, उस पस मंजर में ये आपसे बात की जा सकती है। मौजूदा हुकूमत से हम कहेंगे कि आम जो आप कहते हैं ना सख्त फैसले, वो आवाम के लिए सख्त हैं। आप लोग तो वही उसी तरह के अल्लाह तआला आपके जारी हैं। आपने कौन सा सख्त फैसला आपने ले लिया? ठीक है जवाब देना चाहूंगा एक सेकंड के लिए। मैं पहले कह चुका हूँ कि सैलाब का मुकाबला, बारिशों का मुकाबला, बारिशें न करवाना, ये करवाना, ये सब इमरान खान कर सकता है, क्योंकि एक घंटे में वो 5 अरब रुपए खर्च करते हैं, तो वो निकालें, लोगों पे खर्च करें, दिखाएं मुझे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, टाइम खत्म हो चुका है, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए। निसार खोड़ो साहब, सेंटर निसार खोड़ो साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। असमा बुखारी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। इरशाद आरिफ साहब, आपका भी शुक्रिया। ये था आज का प्रोग्राम। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।